नाज़रीन आदाब, मैं रदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती है या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ ही मौजूद हैं शाहिद उमर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल न्यूज़ की। इस वक्त देखा जाए तो पूरे देश में त्योहारों का सीज़न चल रहा है। हर जगह जो है त्योहार की जो है रंगमंच चल रहा है। त्यौहार चाहे वो नवरात्रि हो या दशहरा हो, दिवाली हो, आने वाले दिनों में दिवाली भी आने वाली है और इस वक्त नवरात्रि भी शुरू हो चुके हैं 3 तारीख से, और नवरात्रि की धूम हर तरफ है। खासकर ये त्यौहार जो है गुजरात में मनाया जाता है, जिसको डांडिया के रूप में भी लोग देखते हैं, डांडिया करते हैं उस टाइम पर, और यहाँ पर भी उसी तरह से मनाया जाता है, एक अच्छे प्रकार से मनाया जाता है। और उसी को देखते हुए जिस तरह से ये नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, वहाँ पर जो हिंदू समाज के जो लोग रहते हैं वहाँ पर लड़के लड़कियाँ नवरात्रि के टाइम पर डांडिया खेलने जाते हैं। उनके लिए एक अलग से एक प्रोग्राम रखा जाता है। वहाँ पर बहुत सारी तादाद में लोग जाकर अपना रंगमंच करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। उसी को देखते हुए जो बजरंग दल के जो नेता हैं, उन्होंने एक बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, इन सारे प्रोग्राम में गैर हिंदुओं को इजाज़त ना दी जाए। और उन्होंने कहा कि इवन कि जो बाउंसर होते हैं या जो देख रेख करने वाले होते हैं, उनको भी मुस्लिमों के तौर पर ना रखा जाए। इसमें सारे जो हैं हिंदू भाई ही रहना चाहिए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगर इस प्रोग्राम में कोई भी गैर मुस्लिम आता है तो हम उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो न्यूज़ है ये तेलंगाना बजरंग दल के जो नेता हैं शिव रामुलु, उन्होंने ये बयान दिया है कि यहाँ पे जो नवरात्रि के मौके पे जो दांडिया होने वाले हैं, तो उसमें जो गैर हिंदू यानी जो मुस्लिम, खास तौर पर उन्होंने ये एलिगेशन लगाया जो मुस्लिम है उनको इस प्रोग्राम में या इस तरह के जो मंच सज रहे हैं वहां पर उनको ना बुलाया जाए। उन्होंने ये आशंका जताई है कि ऐसे लोग आ रहे हैं तो लौ जिहाद का मामला बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से राज्य में ऐसे लोग कौन होते हैं लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने वाले, अगर इसको हम देखें तो इसके 2 पहलू। एक पहलू तो सही है, जैसे अभी मामले बढ़ते जा रहे हैं, इन सब चीजों में ऐसे लोगों को जो अल्पसंख्यक है या फिर इस तरह के जो त्यौहार है इनमें इनको सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, जो सिस्टम काम कर रहा है, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये लोग आखिर कौन होते हैं किसी पे क्लेम करने वाले। यहाँ तक कि अगर इनको लगता है कि नहीं राज्य में या देश में सब कुछ सही है तो ऐसे लोगों को इनको बुलाना चाहिए, आइए हम साथ मिलते हैं, हाथ बटाते हैं और साथ में ऐसे जो प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन आप इस तरह के प्रोग्राम में सीधा साफ तौर पर किसी एक खास समुदाय को टारगेट करते हैं और यहाँ तक कि ये कहते हैं कि अगर ऐसे लोग आते हैं तो इस प्रोग्राम में आने से लौ जिहाद के जो मामले बढ़ रहे हैं, तो आप क्या उस त्यौहार में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं? अगर आप सच में देश में भाईचारे, अमन शांति की बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इस देश में अमन शांति हो, तो ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं वो दांडिया खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ या फिर जो बाहर लोग रहते हैं वो जाते हैं इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, ऐसे त्यौहार में उत्सुकता के साथ जाते हैं शामिल होने के लिए। लेकिन आप इस तरह के प्रोग्राम में ऐसे बयानबाजी करके कहीं ना कहीं 2 समुदाय के बीच आप नफरत का बीज बोने का काम कर रहे हैं। जी। तो जैसा कि आपने बोला कि उनको जो है क्या बोलते हैं, अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। सही बात है, हाथ में कानून लेने का उनको कोई अधिकार नहीं है। अगर इस तरह से आपकी कोई आपत्ति है तो उसमें पुलिस प्रशासन का, जो राज्य सरकार है उसका साथ लेकर, उनको पत्र लिखकर इस तरह की एक आप उनको एक नोटिस भेजें कि इस तरह से आप हमारे जो त्यौहार हैं उसमें हम नहीं चाहते कि जो गैर हिंदू होते हैं उनको इजाज़त दी जाए। हालांकि उनको अपने हाथ में अधिकार नहीं है कानून लेने का। और जिस तरह से उन्होंने बात की कि लव जिहाद का मामला बढ़ता जा रहा है और उसी को देखते हुए हमने इस तरह की प्रतिक्रिया दी है कि लव जिहाद इसमें बढ़ेगा। ये तो बहुत छोटे नेता हैं, एक हिंदू संगठन के नेता हैं। हालांकि जो बड़े बड़े ऊंचे पदों पर जो बैठे हुए नेता हैं वो भी इस तरह की बातें करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ देखें तो राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं। अगर आप बिहार में देखें, उत्तर प्रदेश में देखें, तो कोई ऐसे अल्पसंख्यक लोग मिल जाएंगे जो नवरात्रि के दिन वो लोग भूख रखते हैं, फिर नवरात्र करते हैं। तो क्या आप इन सब लोगों को भी आप मना करोगे कि आप नहीं? और आप कौन होते हो? किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि आप किसी एक खास समुदाय के लोग इस धर्म में शामिल हो। नवरात्रि है, लोग बाहर भी रहते हैं, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि नवरात्रि है या फिर दांडिया जो हो रही है जाकर हम शामिल हो, उसमें भागीदारी अपनी दें, फिर इसी के साथ फैमिली भी जाती है। लेकिन आप इस तरह के बयान देकर कहने के जो 2 समुदाय है उसके बीच आप नफरत का बीज बो रहे हो और इसके आड़ में आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो। लेकिन अब देखें तो तेलंगाना में जिस तरह से बयान दिया गया है, इस पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से यहाँ पर रेवंत रेड्डी जो राहुल गांधी की
बात करें, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है और इस तरह की बयानबाजी होने के बाद जो यहाँ के मुख्यमंत्री, उनकी इस पर कोई प्रतिक्रिया ना आना, अपने आप में भी सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इस राज्य में कैसे कानून व्यवस्था है कि जो ऐसे लोग बयानबाजी करके निकल जाते हैं और इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती, और कार्रवाई नहीं होने की वजह से लगातार ऐसे बयानबाजी होते आ रहे हैं और बयानबाजी के बाद फिर लगातार आप देखें, अगर आंकड़ों की हम बात करें तो बाद में ऐसे मामले बढ़ जाते हैं जिसमें लोग हत्या तक उतर आते हैं। जी, जैसा कि आपने बात की कि कांग्रेस सरकार इसमें कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है, देखा जाए तो जो बीआरएस की सरकार थी उस टाइम पर भी जो भाजपा के जो नेता हैं, जो एमएलए हैं, वो भी लगातार ऐसे विवादित बयान देते आए हैं जिससे कहीं ना कहीं एक दोनों समुदायों के बीच एक नफरत की दीवार खड़ी होती है। वो खुले तौर पर धमकी देते हैं, हालांकि चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे तेलंगाना हो, कहीं भी जाते हैं वो इस तरह के अगर कोई भी प्रोग्राम करते हैं वो खुले तौर पर धमकी देते हैं। ऐसे देखें हम, आप संख्या में जो त्योहार होते हैं उसमें आपने अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं देखा होगा जिसमें किसी मौलाना मौलवी ने मस्जिद से चढ़कर यह बात कही हो कि ईद के दिन आप किसी गैर मुस्लिम से न मिले, आप बकरीद के दिन या मुहर्रम के दिन आप किसी ऐसे लोगों को शामिल न करें जो आपके समुदाय के न हो। आज तक ऐसा कोई बयान नहीं आया और मुझे लगता है कि अगर इस तरह के बयान वो लोग दे दें तो अभी तक उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी होती और कुछ ऐसे संगठन है जो उनके लिए विरोध प्रदर्शन रोड पर उतर गए होते। जी, तो जिस तरह से ये नेता जो है बयान देते हैं, या चाहे जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जिस तरह से वो बयान देते हैं, कहीं ना कहीं एक जो खास समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय है, उसको डराने की, धमकाने की कोशिश करते हैं। हालांकि पिछले दिनों जो हिजबुल्लाह के जो नेता थे नसरुल्लाह, उनकी जो मौत हुई थी उस पर लखनऊ में काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ था, शिया समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया था। उस पर भाजपा के कई नेताओं का बयान भी आया था। भाजपा के नेताओं ने कहा था कि इस तरह से विरोध प्रदर्शन करके, जो भाजपा के एक नेता हैं बिहार के गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इस तरह से ये लोग रैलियां करके कहीं ना कहीं एक हिंदू समुदाय को, हिंदू समाज को डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर हम वहाँ की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, अगर नसरुल्लाह की मौत पे अगर यहाँ के कुछ लोग अपनी सहानुभूति दिखा रहे हैं तो आप तो उनको रोक रहे हैं। फिर इजराइल के समर्थन में जो यहाँ रैलियां निकल रही, जो लोग खुले मंच पे आ रहे हैं, जो सड़कों पे जो इजराइल का जो झंडा है उसको लेकर निकल रहे, तो आप फिर उन पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? यहाँ पे अगर कोई हमास की बात कर रहे और फलस्तीन की बात कर रहे, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि जब फलस्तीन के राज्य के मामले की जब बात आ रहे थे कि उसको उसका जो दर्जा वो दिया जाए, तो भारत भी एक ऐसा पहला देश था जो गांधी जी ने इस बात की सहमति जताई थी कि नहीं, जो उसका अस्तित्व है उसको देना चाहिए। तो भारत सबसे पहले अपना कदम बढ़ाया इस मामले में। अगर हम गांधी जी की बात करें तो उन्होंने अपना पक्ष रखा था कि नहीं, उसका जो अस्तित्व उसको देना चाहिए। तो फिर आप अगर नसरुल्लाह के समर्थन में कोई बयानबाजी कर रहा है, कोई बोल रहा है, तो आप उसे देशद्रोही के लेकर उस पर आप कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। लेकिन वही अगर इजराइल का कोई झंडा लेकर इस देश में उतर रहा है तो फिर आप उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? हमने देख रहा है कि अमेरिका का मामला जो अभी हाल ही में जो ईरान, माफ कीजिएगा, जो इजराइल पे हमले हुए, तो उस मामलों में खुले तौर पर अमेरिका साथ में आ गया। लेकिन जिस तरह से लगातार हम देखें कि फलस्तीन में जो लगातार वहां फलस्तीनियों की मौत हो रही है, इस टाइम आंकड़ा 40,000 का पार हो चुके हैं, तो इन तरह के लोग उस टाइम कहाँ थे जो वहां पे लगातार सबसे ज्यादा वहां पे जो खवातीन है, महिलाओं, जो बच्चियां हैं, उन वो मौत की घाट उतर रही है। वहां पे देखा जा रहा है कि स्थिति कैसे है, वहां पे लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। तो फिर इस तरह के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर अमेरिका जो अपने आप को इतनी बड़ी ताकतवर देश मानती है, तो इन सब चीजों पर वो खुलकर क्यों नहीं बोलती है? या फिर अगर आपने अभी गिरिराज सिंह का जिक्र किया, तो ये लोग मुझे लगता है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए खुद नहीं पता कि हम क्या बोलते हैं, यहाँ की आइडियोलॉजी क्या करती है, उन्हें ये नहीं पता, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो ऐसे बयानबाजी करते हैं। और बयानबाजी करने का भी मकसद ये होता है कि इस देश के जो मेन मुद्दे हैं उसको जनता का ध्यान भटकाकर एक राजनीति जो अफीम होती है, धर्म की जो अफीम होती है, उसके चक्कर में सबको लपेट दो, सारे लोग इजराइल फलस्तीन पर लड़ते रहें और देश का जो ये अभी महंगाई चल रही है, जो बेरोजगारी है, उस मुद्दे से हम लोगों को भटका दें। जी, तो वही बात करते हैं विवादित बयान की। जिस तरह से जो नेता विवादित बयान देते हैं, चाहे वो धर्म को लेकर हो या नेताओं को लेकर हो, तो कल ही एक जो कर्नाटका के स्वास्थ्य मंत्री है दिनेश गुंडूराव, उन्होंने क्या बोलते हैं, सावरकर को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सावरकर को लेकर कि सावरकर जो है मांस भी खाते थे, वो मांसाहारी थे, वो गौ मांस खाते थे, और जब भी गौ हत्या होती थी उन्होंने कभी भी उस पर आपत्ति नहीं जताई। हालांकि वो जो है आधुनिकता को भी उन्होंने अपनाया। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए, इस बयान पर उनके जो भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने बहुत ही बड़ी प्रतिक्रिया जताई है। चाहे कोई भी नेता हो, बड़े बड़े नेताओं ने उनके इस बयान को बहुत ही विवादित बयान बताया। उन्होंने कहा कि जो जिस तरह से जो कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में, उनके नेता जिस तरह से इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, मुसलमानों को बढ़ावा दे रहे हैं, वो कतई सही नहीं है। कहीं ना कहीं वो हमारे देश को अंधकार में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए, जिस तरह से भाजपा के नेता दूसरे समुदाय को लेकर बयान देते हैं, तो वो
अगर आप दूसरे तरफ ये बोलते हैं कि अगर आपके ऊपर इस तरह की कोई बात आती है कि ये नेता जो है अंधकार में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय को लेकर जिस तरह से बहस छेड़ते हैं, टिप्पणी करते हैं, आरोप लगाते हैं, विवादित बयान देते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं आप भी जो है अपने देश को अंधकार में ले जाने की ही बात करते हैं। देखिए, लगातार अगर बीजेपी पे जो अभी कर्नाटका में तो अभी वैसे ही मामला चल रहा है कांग्रेस के खिलाफ, अभी वहां पे बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि वहां पे जो गवर्नमेंट है कांग्रेस की उसको हम गिरा दें। जी, जी, जी। उसके बाद अभी आपने बीफ का जिक्र किया, हम देख रहे हैं कि देश में कैसे लगातार जो बीफ के मामले हैं उसमें मॉब लिंचिंग जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी को अगर इतना ही सहानुभूति है बीफ को लेकर, तो वो जो अभी इतने बड़े ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं दूसरे देशों में, सबसे पहले आप उसको बंद करें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता अगर कोई भी विवादित बयान दे तो वहां का जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो एक्शन नहीं लेता है। लेकिन अगर विपक्ष का हम कांग्रेस की बात कर ले या फिर किसी राज्य में कोई और गवर्नमेंट है जो बीजेपी से अलायंस न हो, अगर उसके नेता कुछ भी बयान देते हैं तो उसमें राजनीति तूल पकड़ाना और उसको उस मामले को लेकर धर्म से जोड़ना उनका एक अहम मुद्दा बन जाता है। अब इसमें वो अपनी पॉलिसी, अपनी राजनीति चमकाते हैं और इसमें बीजेपी पे वैसे भी लोग आरोप लगाते रहते हैं, उन पर क्लेम होते रहता है कि ये एक किसी खास समुदाय को टारगेट करती हैं और इनका जो वोट, पूरा वोट बैंकिंग है वो हिंदुओं पे निशाना होता है। इसी के लेकर, इसी मामले को लेकर वो लगातार जो अल्पसंख्यक समुदाय है उस पर निशाना बनाते रहते हैं। अभी हम देखें कर्नाटका में कैसे मामले चल रहे हैं, वहां पे भाजपा जो है लगातार ये कोशिश में है कि हम कैसे भी कांग्रेस सरकार को गिरा। अभी इस तरह से अभी जो बयान सामने आया, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के मामलों पे कोई राजनीति करनी चाहिए। और भाजपा अगर किसी पर क्लेम कर रही है तो सबसे पहले उसके जो अंदर खेमे के जो नेता है उनको तो देखें कि उसके नेता कैसे बयानबाजी कर रहे हैं और उनके नेता किन मामलों पर कैसे अपनी बात रख रहे हैं और उस बातों से, उन बयानों से कैसे जो वहां का माहौल है या फिर देश में जो शांति का माहौल है वो कैसे बिगड़ती जा रही है। जी जी, अगर बात करें जैसे कि जो भाजपा के नेता जिस तरह से उन्होंने आलोचना की, जो दिनेश हैं जो कल्याण मंत्री हैं, उनके बयान पर जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने आलोचना की है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बयान दिया जिन्ना को लेकर कि जिन्ना जो है सुअर का मांस खाते थे और वो कट्टर इस्लामवादी नेता नहीं थे या व्यक्ति नहीं थे। हालांकि देखा जाए तो दूसरी तरफ मुसलमानों का इस पर कोई भी समीकरण नहीं आया, कोई भी जो है उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई। वो एक तरफ जिस तरह से वो बोलते हैं, जैसा कि उन्होंने सावरकर को लेकर जिस तरह से बयान दिया, तो भाजपा के नेता उन पर हमलावर हो गए। हालांकि जिन्ना को लेकर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, एक जो सुअर का मांस उन्होंने बोला, अगर देखा जाए तो मुसलमान भी उस पर प्रतिक्रिया दे सकते थे। नहीं, ये चाहते हैं कि ऐसे हम बयानबाजी करें जिससे माहौल खराब हो, जिससे लोग सड़कों पे उतरे और ये लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, बरगलाते हैं कि अगर आप गलती से कोई ऐसा एक्शन ले लो कि उनको एक पक्ष मिल जाए आप पे एक्शन करने के लिए। देखिए कि वैसे भी विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है बीजेपी में, हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा कई ऐसे नेता जो बोले कि भाजपा के बयानों में या भाजपा के पॉलिटिक्स में या उनकी रैलियों में अगर पाकिस्तान और इमरान और जिन्ना का नाम ना आए तो उनकी पॉलिटिक्स चमकती नहीं है, अधूरी रह जाती है। यहाँ पर भी हमने देखा कैसे इन्होंने सावरकर का जिक्र किया, ये तुरंत पाकिस्तान और जिन्ना पे पहुंच गए। मामला देश का है तो आप जिन्ना और पाकिस्तान के लाने की क्या जरूरत है? अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीजें गलत है तो आप उसको कंडेम करो, लेकिन कंडेम करने के साथ साथ कुछ ऐसे आप लेकर सामने आओ ना, आइडियोलॉजी या फिर कोई ऐसी चीजें लाओ जिससे लोग समझ सके। अब मामला होता है भारत का, आप सीधे पहुंच जाते हो पाकिस्तान, कभी चाइना का भी नाम ले लिया करो, कभी अमेरिका का भी नाम ले लिया करो। तो इन तरह के भाजपा पे तो आरोप लगातार लगते रहे कि भाजपा के रैलियों में अगर पाकिस्तान का नाम ना हो तो उनकी वो रैली हो या मंच पूरी अधूरी रह जाती है। और मुझे लगता है कि भाजपा यही सब काम करने में अभी भी, जैसे हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में भी मामला सामने है, वहां पर भी पाकिस्तान का जिक्र हुआ, हरियाणा में भी इलेक्शन चल रहे हैं, तो भाजपा पे आरोप लगातार लगते रहे और इस तरह के बयानबाजी से आप समझ सकती है। जी, तो बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। 5 तारीख को वहां पर जो है वोटिंग होनी है, हालांकि 5 तारीख कल है और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। बात करें जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है पूरे तीनों चरणों में मुकम्मल हो चुके हैं और जिस तरह से वहाँ पर भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं अच्छे समीकरण नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वहाँ पर मजबूत होते हुए दिख रही है और इसी कड़ी में जो है भाजपा के लिए बेहद ही मुश्किल हो गया है क्योंकि उसके कई सारे नेता बागी हो गए हैं। कल ही हमने देखा कि वहाँ पर एक जो नेता है भाजपा के, तंवर सिंह, हालांकि वो पहले कांग्रेस में थे, फिर से वो कांग्रेस में जा चुके हैं और कांग्रेस में जाने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं बगावत शुरू कर दी है। हमने देखा कि हरियाणा में कल चुनाव के आखिरी प्रचार दिन थे। जो अशोक तंवर का आपने नाम लिया, वो इसके पहले हरियाणा में अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के
वो सांसद भी रह चुके हैं। जी। अभी वो वर्तमान में सांसद नहीं है और लगातार वो बीजेपी के समर्थन में जो वहाँ पे विधानसभा चुनाव थे उसका उन्होंने प्रचार किया। जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके फेवर में उन्होंने प्रचार किया, उनके जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर भी उन्होंने पोस्ट किया उनके जीत के लिए। लेकिन कल मामला और तब बिगड़ गया जब 1 बजे, दोपहर के 1 बजे वो भाजपा के प्रचारक थे, भाजपा के मन से वो प्रचार कर रहे थे, लेकिन ठीक 1 घंटे बाद 2 बजे वो जाकर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और बाकायदा राहुल गांधी के साथ उनके हाथ मिलाते हैं, उनके मंच पे वो सामने नजर आते हैं। अब इसको लेकर कल कई सारी घटनाएं हुई। एक तरफ तो ये जो अशोक तंवर है ये यहाँ पे राहुल गांधी तो हरियाणा में कांग्रेस को लेकर प्रचार कर रहे हैं। अशोक तंवर भाजपा छोड़कर, इसके पहले भी भाजपा के कई ऐसे नेता जो भाजपा छोड़ चुके हैं, ये जाते हैं आपको कांग्रेस में शामिल होते हैं। लेकिन उधर इधर हरियाणा में प्रचार चल रहे हैं और उधर जो कुमारी शैलजा है जिन पर लगातार ये मामले चल रहे हैं कि वो सीएम पद के दावेदार हैं, कल वो जाकर सोनिया गांधी से दिल्ली जनपद उनके आवास पर मुलाकात करती है और करीब आधे घंटे बैठक होती है और उनसे मीटिंग होती है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हरियाणा में एक तरफ तो राहुल गांधी अपनी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इधर ये जो आपको अशोक तंवर है वो अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं, लेकिन कुमारी शैलजा उधर जाकर भूपेंद्र हुड्डा की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि वहां पर लगातार बीच में देखा गया कैसे कुमारी शैलजा जो है वो लगातार नाराज चल रही थी। 10 से 12 दिनों कैंपेन नहीं की, फिर भी मामला को कैसे भी जो कांग्रेस के आला कमान है वो मामले को सुलझाने की कोशिश की। उसके बाद से कुमारी शैलजा जाकर वहां पे हरियाणा में जमीनी स्तर पर चुनाव प्रचार शुरू किया। लेकिन कल जिस तरह से चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुके हैं, 5 तारीख को वहां पे 90 सीटों पर इलेक्शन होने वाले हैं, 8 को नतीजे आएंगे, तो अब ये कहे जा रहे हैं कि इलेक्शन होने में 5 तारीख को 1 दिन का और वक्त बताया। लेकिन अब वहां पे जो सीएम के दावेदारी को लेकर, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से चेहरा साफ नहीं किया गया, भाजपा ने हालांकि चेहरा साफ कर दिया कि जो अभी वहां के मुख्यमंत्री वर्तमान थे उन्हीं के फेस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर हमारे यहाँ पे हालांकि भाजपा तो दावा कर ही नहीं कि हमारी सरकार वहां बन रही है, लेकिन वहां पे सरकार बनने के बाद हमारे सीएम वही होंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ कहीं ना कहीं अभी दांव पेच लगा हुआ है और वहां पे कुमारी शैलजा जिस तरह से कल जाकर सोनिया गांधी से मिली है, तो अभी दूसरे खेमे में ये डर सता रहा है कि आखिरकार कुमारी शैलजा का वहां पे मिलना क्या आने वाले वक्त में जो उनका सीएम पद का दावेदारी है वो उसके लिए कुछ राहत होता है या नहीं। जी, तो जिस तरीके से जो तंवर सिंह हैं, अशोक तंवर, उन्होंने जिस तरह से फिर से कांग्रेस को ज्वाइन किया है। अगर बात करें बगावत की, तो पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस के कुछ नेता हैं जिन्होंने बगावत की थी। हालांकि पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया था और उन पर आरोप लगाया था कि ये जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, इसीलिए उनको निष्कासित किया गया है। तो वही बात करते हैं हाथरस के, यूपी के हाथरस के सिकंदराबाद की। कुछ टाइम पहले वहाँ पर एक सत्संग हुआ था 2 जुलाई को वहाँ पर, जिसमें जो हरि बाबा हैं उर्फ भोले बाबा, उनका सत्संग था और वहाँ पर कोई प्रशासन पुख्ता इंतजाम नहीं था, जिस वजह से भगदड़ मच गई थी और 121 लोगों की जान गई थी। हालांकि उसमें कई लोग बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे और आरोप लगाया गया था कि जो भोले बाबा थे उनके पैर छूने के लिए लोग दौड़े थे, उसी में ये भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे के ऊपर पैर रखकर भागने लगे और घबराहट में कई सारे लोगों की जान भी चली गई। हालांकि पुलिस की तरफ से 1 अक्टूबर को 3,200 पेज की एक चार्जशीट जो है कोर्ट में दाखिल की गई। हालांकि उसमें देखा जाए, दावा किया जा रहा है कि उसमें कहीं भी भोले बाबा का जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि उसमें 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जो बसपा के सुप्रीमो हैं मायावती, उन्होंने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि जो भोले बाबा हैं उनको योगी सरकार कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है। ये देखा कि अगर 2 जुलाई को जो हाथरस का सत्संग था वो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कैसे भगदड़ मची। वहाँ पे 121, अभी तक जो रिपोर्ट है उसमें 121 लोगों की मौत हुई। जी जी। जब ये मामले हुए उसके बाद से देखा गया कि जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो जो बाबा की गाड़ी वहाँ से निकलती है, बाकायदा जो वहाँ का उनका जो फार्म हाउस है जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे आसपास पुलिस वहां पे संरक्षण देती है, वहां पे पुलिस मौजूद रहती है, मुस्तैद थी। इतनी बड़ी घटना होने के बाद वहां पे लोगों की मौत होती है, लेकिन बाबा की गिरफ्तारी नहीं होती है। बाबा को पुलिस वाले नहीं ढूंढ पाते, लेकिन कुछ मीडिया चैनल से वो उनको ढूंढ लेते हैं और बाबा बाकायदा उनके जरिए अपनी बात को रखते हैं। इसके बाद अभी देखा गया कि जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया 3000 पेज का जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें बाबा का कहीं भी नाम नहीं है। इसके पहले भी ये आरोप लगते रहे जब से ये मामला सामने आया कि वहां की जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो लगातार बाबा को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब जिस तरह से चार्जशीट के मामले जो सामने आए हैं जिसमें करीब 3000 से ज्यादा जो पेज है
उसमें चार्जशीट दायर की गई है, लेकिन उसमें बाबा का कहीं नाम नहीं आना। हालांकि आपको यह भी बता दें कि सबसे लॉजिक वाली बात यह है कि जो 11 सेवेदार हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। जी जी। अब देखिए 11 सेवेदार को शामिल किया गया। अब इसी मामलों को लेकर जो मायावती हैं उन्होंने इस पर तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो कहीं ना कहीं बाबा को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़े थे उसमें बाबा का आरोपी ना होना, बाबा का नाम ना आना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और जिस तरह से ये मामला बढ़े उस टाइम भी देखा गया कि पुलिस प्रशासन पे वहां पे लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, किस तरह से बाबा वहां से अपने फार्म हाउस को चला जाता है, उसके बाद से उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। लगातार बाबा के खिलाफ लोग सवाल भी खड़ा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी गिरफ्तारी न होना, उस टाइम तो सवाल खड़ा कर ही रहे थे। लेकिन अभी जिस तरह से चार्जशीट का दायर होना, उसके बाद से उस चार्जशीट में बाबा का नाम ना आना, उत्तर प्रदेश सरकार पे या कह ले उत्तर प्रदेश प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। और मायावती ने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरह से अभी मामले सामने आए हैं इसमें साफ तौर पर यह लगता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो बाबा को बचाने की कोशिश करे, क्योंकि मामला देखा भी गया था कि कैसे उस टाइम सत्संग के बाद जो बाबा निकल रहा है उसके बाद से लोग पैर छूने के लिए वहां पे लगातार भगदड़ होती है, वहां पे लोगों की मौत होती है, लेकिन बाबा पीछे मुड़कर देखता भी नहीं है और अपनी गाड़ी पर सवार होकर निकल जाता है। सबसे बड़ी बात यह भी रही कि उसके बाद से बाबा की गिरफ्तारी तक नहीं होती है। जो उत्तर प्रदेश सरकार है, जो पुलिस है, वो बाकायदा बाबा को संरक्षण देती है, आवास के बाहर पुलिस खड़ी रहती है। और जब मीडिया वाले सवाल करते हैं तो बोलते हैं बाबा अंदर है नहीं। हालांकि मीडिया वालों को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता है, दूसरी कोई गेट नहीं है। तो फिर सवाल ये भी था कि आखिरकार उस टाइम जब बाबा घर के अंदर जाता है तो उसके बाद से बाबा गायब हो कहां जाता है? बाबा के अंदर तो कोई ऐसी शक्ति है नहीं कि जो अचानक कहीं से गुम हो जाए, जमीन निकल। तो लेकिन सवाल ये भी था उस टाइम कि आखिर प्रशासन उनको बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। लेकिन अब जिस तरह से चार्जशीट का मामला सामने आया है तो इससे साफ तौर पर यह वाजह हो रहा है कि कहीं ना कहीं बाबा को बचाने की कोशिश की जा रही है और इसको भी पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की जा रही है। जी, तो जैसा कि योगी सरकार, जो योगी जी हैं राज्य के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, वो हमेशा बोलते हैं कि जो भी अपराधी होगा उसको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी कोई भी उसने अपराध किया हो, किसी में भी उसकी संलिप्तता पाई जाएगी तो उसको हम जो है माफ़ नहीं करेंगे, उसमें पूरी तरह से उस पर पुलिस प्रशासन बिठाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए, साफ साफ देखा जा सकता है कि भोले बाबा की वजह से 121 लोगों की जान गई, लेकिन योगी सरकार फिर भी उस पर खामोश बैठी हुई थी, चुप बैठी हुई थी। हालांकि उनको पकड़ने के बजाय योगी सरकार ने उसको कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम किया। बिल्कुल, इस पे उत्तर प्रदेश सरकार उस पर इसीलिए तो सवाल खड़े किए गए कि ऐसे मामले हैं कि अगर उनकी गिरफ्तारी न हो या फिर कम से कम उनको बुलाया जाए, बात की जाए आखिर मामले बढ़े कैसे। अब देखिए 11 सेवकों पे जो है जो उनके सेवा करने वाले हैं उनका तो नाम चार्जशीट में शामिल कर दिया गया है। लेकिन अब क्या सवाल ये भी है कि जो बाबा हैं जिनकी वजह से इतनी मौतें हुई, जो बेकसूर लोग थे उनकी मौतें हुई, क्योंकि धर्म में एक ऐसा मामला, इस पे लोग बोलने से भी चिचा रहे थे क्योंकि ऐसे मामले हैं कि इन सब मामलों पर लोग खुलकर अपनी बात रखते नहीं है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, हमने देखा कि विपक्ष भी कैसे लगातार घेरने की कोशिश की, लेकिन कई ऐसे नेता भी हैं जो इन मामले में खुलकर नहीं बोले। क्योंकि अखिलेश यादव का भी वीडियो वायरल किया गया था कि कैसे अखिलेश यादव जाकर वहां पे बाबा से मिल रहे हैं। तो आमतौर पे ये भी देखा जाता है कि इलेक्शन के टाइम पे या इलेक्शन के मामलों को लेकर इन सब चीजों को काफी उजागर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चार्जशीट में बाबा का नाम नहीं सामने आया, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा तो होता ही, लेकिन उन लोगों पे कहने के अत्याचार है जो लोग इस बेकसूर या इन सब मामलों की वजह से मौत के घाट उतरे, या फिर वो लोग जो जीवित तो हैं लेकिन इस घटनाओं के मामले में वो फंसे थे, तो कहीं ना कहीं उन पर सवाल तो खड़ा होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को भी इन सब मामलों में अपने एक्शन लेना चाहिए और बात बोलनी चाहिए कि आखिरकार क्या रीजन रहा कि चार्जशीट में आपका नाम सामने नहीं आया। जी, तो आपने जिस तरह से जिक्र किया कि जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन आते हैं, उस समय जो है सरकार बहुत ही ज़्यादा विहीन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि हम अपराधियों के खिलाफ है, अपराधियों को संरक्षण नहीं देते। तो देखा जाए आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से महाराष्ट्र में आए दिन घटनाएँ सामने आ रही हैं, जिस तरह से बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं और महिलाओं बुजुर्गों के साथ रेप हो रहे हैं, खुलेआम सड़कों पर रेप हो रहे हैं, लेकिन सरकार कोई भी एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रही है। कल की घटना की एक आप बात करते हैं, वहां पर महाराष्ट्र के पुणे में जो है फिर से एक 21 साल की लड़की के साथ रेप हुआ है। वो अपने दोस्त के साथ रात में घूमने गई थी 11 बजे और वहां पर एक सुनसान जगह पर 3 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया, उसके दोस्त के सामने। उसके दोस्त को भी उन्होंने पीटा। हालांकि देखा जाए पिछले दिनों जो बदलापुर की जो घटना हुई थी उसमें जो आरोपी था उसका एनकाउंटर कर दिया गया था और जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने बहुत ही विरोध किया था इसको लेकर कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार जो है उसको छिपाने की और किसी को बचाने की कोशिश कर रही है।
हमने देखा कि उस मामले में जो इसके पहले बदलापुर का जो मामला सामने आया है उसमें इनकाउंटर किया गया आरोपी का, लेकिन उसके मां का ये कहना था कि इसके लाश को दफन किया जाए, जलाया नहीं जाए। उन्होंने ये इसलिए कहा था कि उनके लाश को दफन इसलिए किया जाए क्योंकि उनको पूरी तरह से आशंका है कि इस मामले में कहीं ना कहीं मिली भगत है और आने वाले वक्त में अगर लाश की जरूरत पड़ी, बॉडी की जरूरत पड़ी तो हम उसको निकाल सकते हैं। उस टाइम देखा गया जब से इनकाउंटर हुआ उसके बाद से वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे की बात कर ले या फिर फडणवीस की बात करें, बाकायदा उनके पोस्टर लग रहे थे और इनकाउंटर का जिक्र किया गया था। लेकिन अभी जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया पुणे का, वहां पर जिस तरह से अभी रेप के मामले बढ़े, देखिए रेप के मामले जो बढ़ते हैं तो कानून का काम होता है उस पर एक्शन लेना, उसमें बहुत सी चीजें जांच परखी जाती है कि मामला क्या था, कैसे हुए, क्यों नहीं हुए। सिर्फ नाम सामने आ जा रहा तो उसको आरोपी मान लेना और इनकाउंटर कर देने से वो चीजें खत्म नहीं हो जाती है। इसका बाकायदा कानून है और इसका मतलब कानून का भी मतलब यही होता है कि सामने वालों को ऐसा सजा दी जाए कि आने वाले वक्त में कोई ऐसे लोग इस तरह के मामले सामने ना लाए। लेकिन आप एनकाउंटर करके कहीं ना कहीं और तथ्य को या फिर जो और सबूत है उसको आप मिटा देना चाहते हैं, जिससे आने वाले वक्त में और सी चीजों का खुलासा हो सकता है। एनकाउंटर भी कैसे किया जाता है, पुलिस का ये दावा होता है कि हम उसको ले जा रहे थे, उन्होंने रिवॉल्वर छीना, एनकाउंटर कर दिया। हालांकि अभी आप भी देखे होंगे रिवॉल्वर छीनना इतनी आसान नहीं होता है, अंदर उसके बाकायदा जो एक रिबन टाइप का जो आता है उसको प्रशासन अंदर से बांधनी रहती है, उसको कोई निकाल नहीं सकता। उसके अंदर कितनी हिम्मत है कि प्रशासन साथ में है, वो रिवॉल्वर छीनता भी है, उसके बाद से पुलिस की निशाना भी इतनी सटीक होती है कि इनकाउंटर हो जाता है जी। अगर आरोपी है भागने की कोशिश कर रहा है तो आमतौर पे आप उसके पैर में गोली मारे या इंसान जो प्रशासन है उसको पकड़ सकती है, लेकिन निशाना उनकी इतनी बेहतर होती है कि सीधा इनकाउंटर हो जाता है। तो वहां के जो प्रशासन है उस पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से साफ तौर पर यह कहा कि एक न्याय है, उन्होंने न्याय का जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोगों की कोई यहाँ पे जगह नहीं है, बेशक जगह होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए जो कानून प्रक्रिया है उसको आप ले। अब अभी आपने पुणे का जिक्र किया, तो क्या इन मामलों में भी जो आरोपी है उनका इनकाउंटर होगा? जी, तो जिस तरह से आपने बोला कि जिस तरह से उनका रिवॉल्वर है होता है एक चेन में बंधा हुआ होता है और उसको निकाल पाना नामुमकिन होता है। हालांकि देखा जाए तो पुलिस कहीं ना कहीं इसको छिपाने की, क्योंकि पुलिस पर भी एक तरह का प्रेशर रहता है। और देखा जाए पिछले दिनों कुछ टाइम पहले यूपी में भी इस तरह की एक घटना हुई थी, जैसे कि पुलिस प्रशासन अगर किसी चीज़ को, क्योंकि ऊपर से दबाव होता है और पुलिस प्रशासन पर जिस तरह से दबाव होता है तो वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती। यूपी में कुछ टाइम पहले एक घटना हुई थी, उसमें मुख्य आरोपी एक मुसलमान को बताया गया था, एक शायद 21 या 22 साल का लड़का था, उसको जेल में भी डाला गया था थाने में, और जो वॉशरूम की का जो एक नल था उससे उसने फांसी लगाई थी और कोई नामुमकिन ही वो चीज़ दिखाई दे रही थी कि वो इतने छोटे नल से कैसे फांसी लगा सकता है। तो कहीं ना कहीं सबूतों को मिटाने के लिए, किसी को बचाने के लिए इस तरह की घटना जो है सामने आती है और कहीं ना कहीं इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार रहता है। और वही बात करें जिस तरह से जो महाराष्ट्र में जो घटना हुई है या बदलापुर की घटना हुई है, कुछ टाइम पहले एक और घटना हुई थी कि एक 17 साल के लड़के ने एक 20 साल के युवक की हत्या कर दी थी, क्योंकि दोस्तों में झगड़ा हुआ था और उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। तो उसी को लेकर जो अजीत पवार है, जो वहाँ के डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर इस तरह का कोई जो भी अपराध करता है उसकी जो है उम्र सीमा बढ़ाकर जो 18 साल है अभी उसको घटाकर उसको 14 साल कर देना चाहिए। क्योंकि जब एक बच्चा इस तरह के वारदात करता है तो उसको ये समझ होती है कि वो इस तरह की वारदात कर रहा है, ठीक है, किसी को मार रहा है, लेकिन अगर उसके लिए सज़ा जो है मुस्तकिल कर दी जाए, उसके लिए सज़ा दी जाए तो ये सज़ा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे एक इंसान समझ पाएगा कि अगर हम इस तरह का अपराध करेंगे तो हमें भी सज़ा मिल सकती है। और उन्होंने इस बारे में जिक्र करते हुए कहा कि मैं जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे भी इस बात का जिक्र करूंगा और इस चीज़ के लिए वकालत करूंगा कि वो इसकी समय सीमा घटाकर 14 साल करें। ये देखिए, अभी आपने गृह मंत्रालय का जिक्र किया, मैं आपको बता दूं कि जो नरसिम्हा को लेकर जो पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया था, उस पर अब जमीयत उलमा हिंद ने उसने भी एक पत्र लिखा गृह मंत्रालय को और उस पर साफ तौर पर उन्होंने एक्शन लेने की बात कही है। ये जो जमीयत उलमा हिंद उसकी तरफ से गृह मंत्रालय को लिखा गया। हमने देखा कैसे विवाद बढ़े हैं, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर इसको लेकर प्रोटेस्ट हुए हैं, जो MIM की तरफ से भी बड़ी रैलियां निकाली गई थी। इम्तियाज जलील ने 1000 किलोमीटर दूर अपनी जो शक्ति प्रदर्शन दिखाया था। हालांकि अभी तक नरसिम्हा राव की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन अब जमीयत उलमा हिंद की तरफ से भी जो पत्र है वो लिखा गया है और वहाँ पे जो गृह मंत्रालय है उसको पत्र को भेजा गया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है।
जी, तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।